हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो अगर आप भी सुपर टेट यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से इतने भी आपके सुपर टेट में सब्जेक्ट आते हैं या टेट में सब्जेक्ट आते हैं उनसे संबंधित आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और कुछ विषयों कक्षाएँ लगातार संचालित है। इसमें आपका मैथमेटिक्स, बाल विकास, संस्कृत और इंग्लिश, तो इन सभी कक्षाओं का बिल्कुल निःशुल्क लाभ उठाने के लिए चैनल से जुड़ जाएँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर औसत यानी कि एवरेज। इसके पहले मैंने एवरेज का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं औसत एवरेज यानी कि पार्ट 2 से बात करने वाले हैं। तो इसके पहले जो मैंने बताया था वो आपका बिल्कुल बेसिक आपका कंसेप्ट था, मतलब औसत क्या होता है और औसत के फार्मूले क्या होते हैं और उनको हम जो है बेसिक मेथड से और जो आपका ट्रिकी मेथड है उसको हम जो है कैसे अप्लाई करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो है इसके आगे जो आपका संख्या पद्धति पर जो आपके आधारित क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो ये आपका टाइप 1 है, इसे हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोल देंगे। और टाइप 1 में जो है हमें जितने भी आपके संख्या पर आपके आधारित क्वेश्चन आते हैं इनको हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर संख्या में क्या आपका आता है, इसके पहले मैंने संख्या का पूरा आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। एक क्या आपके कई वीडियो अपलोड हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो अच्छे से आप जो यहाँ पर अपनी जो संख्या पद्धति है उसको जो है अच्छे से समझ लें, जिससे कि आपको जो है आगे के चैप्टर्स में कोई दिक्कत ना होने पाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल और उसका औसत। देखिए आपका इसमें अंतर है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, योग की, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करेंगे, औसत की। तो मैंने इसीलिए इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, योग पढ़ेंगे, और इधर वाले पोर्शन में हम जो है इसका क्या पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए जो आपका यहाँ पर संख्याएं होती हैं प्राकृतिक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जो फंडामेंटल काउंटिंग में यूज होती हैं, मतलब जिनका हम प्रयोग गणना में करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोल देते हैं। मतलब ये हुआ कि 1 से कहाँ तक, आपका n तक की बात कर रहे हैं। तो प्रथम n की हम बात करें, मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से लेकर के कहाँ तक आपका n। अब n हो सकता है आपकी 50 हो, 60 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, वो आपको जो है अलग अलग सवाल में आपको अलग अलग देगा। तो अगर हमें योग निकालना है तो हम जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, n+1/2। कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर आप, n+1/2। ये आपको जो है हर हाल में आपका आना चाहिए। कभी कभी पेपर में आपका डायरेक्टली जो है इसी फॉर्मूले पर आपका औसत पूछ लेता है या फिर आपका जो है योग पूछ लेता है, तो हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को जो है औसत के रूप में लेना चाहें, मतलब ये हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत या प्राकृतिक, बात एक ही है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो जब भी हम बात कर लेते हैं औसत की तो हमारा सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था, योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। मतलब यह कि जो भी आपकी राशियां हैं या जो भी आपकी संख्याएं दी गई हैं तो हम संख्याओं का योग पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं, संख्याओं का योग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है क्या होता है यहाँ पर आपका उनकी संख्या होती है, मतलब यह कि संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है, हम n की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, n की। तो हमें योग का फॉर्मूला पहले से ही पता है, योग का फॉर्मूला हमें यहाँ से पता है, n+1/2। क्या पता है हमें, n+1/2। उसके बाद क्या यहाँ पर आपका बटे, मतलब ये कि भाग करना किससे, उनकी संख्या से। और उनकी संख्या हम यहाँ पे कितनी ले रहे हैं, n ले रहे हैं, मतलब n संख्याएं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं। तो संख्याओं की संख्या कितनी यहाँ पर आपकी n है, तो n से हम यहाँ पर भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसके बटे 1 मान लें, बटे का बटा दर्जा उलट जाएगा, तो जो आपका ऊपर लिखा है n+1/2 आपका ऐसे रहेगा, और जो नीचे लिखा है इसके बटे 1 आपका 1 है, तो ये दर्जा उलट जाएगा, आपका हो जाएगा 1/n। n से n आपका कटा, कितना मिला आपका यहाँ पर, n+1/2। तो ये आपका जो है औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर संख्याओं के योग की बात लेते हैं, केवल योग की बात, तो आपका सूत्र क्या होता है, n+1/2। लेकिन जब हम किसकी बात लेते हैं, औसत की, तो वहाँ पर हमें संख्या से भाग करना रहता है। तो हमें ये जो सूत्र पता होता है इसको हम n से भाग कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ
यहाँ भी कर सकते हैं। n से भाग का मतलब क्या हुआ कि n यहाँ ले लेंगे, n कट जाए, कितना मिला आपका n+1/2। ये मैंने विस्तार से बता दिया है विधिवत आपको जो है, लेकिन आप यहीं पर सीधे n से भाग कर दो और n से n काट दो तो कितना मिलेगा आपका यहाँ पर n+1/2 आपको वही मिल जाएगा। तो ये आपका योग का फॉर्मूला है और ये आपका जो है औसत का फॉर्मूला है। इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया, इसको करने का प्रयास कर लेते हैं। दिया गया प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला हमें ये पता है, तो सूत्र हमारा क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर n का मान कितना, n का मान कितना यहाँ पर आपका 50, मतलब 50 संख्याएं हैं और हमें निकालना क्या है, इनका योग निकालना है। तो हमें सूत्र पता है क्या, संख्याओं का योग कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, लिख देंगे यहाँ पर आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सूत्र क्या होता है, n+1/2 n+1/2। n का मान रखते कितना आपका दिया गया 50, यहाँ पर भी आपका 50, 50 + 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका /2। तो ये मिलेगा आपका यहाँ पर आपका 50 गुणे 50 ही कितना होगा आपका 51 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से हम भाग कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 पंची 10, कितना मिला आपका यहाँ पर 25 गुणे 51, कितना 25 गुणे 51। अब आप जो है गुणा कर लो यहाँ पर आपका 25 से कितना हो गया आपका 25, 2 बचा, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और आपका 2 बचा था यहाँ पर आपका हासिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 127, कितना हो जाएगा 127। तो जो आपका योग मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका 1275 मिलेगा। ये क्या हुआ कि 1 से लेकर के मतलब ये कि प्रारंभ की जो आपकी जो है 50 है, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक आपका 50 तक, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा क्या, प्रथम कह रहा, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, प्रथम n प्राकृत संख्याओं। ठीक है, प्रथम n स्टार्टिंग की बात करें, ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लगा देंगे और आसानी से जो है आप संख्याओं का योग निकालेंगे। लेकिन ये आपका औसत नहीं है। अगर हमें निकालना है क्या, औसत निकालना है किसका, इन्हीं संख्याओं का। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फिर हम जो है योग का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर औसत का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। तो आप चाहो तो डायरेक्टली जो है फॉर्मूला याद रखो, या फिर अगर आपको इस संख्या का फॉर्मूला मालूम है तो उसको आप जो है n से भाग कर दो। जब हम n से यहाँ पर भाग कर देंगे तो ये आपका n से n कट जाएगा, कितना बचेगा, केवल आपका n+1/2 बचेगा। तो चाहो तो आप फॉर्मूला याद कर लो यहाँ से, और चाहो तो आप केवल ये योग वाले फॉर्मूले याद कर लो। उसके बाद आप जो है सभी को n से भाग करते जाओ, तो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, वरना फिर यहाँ भी कन्फ्यूज रहेंगे, यहाँ भी आप कन्फ्यूज रहेंगे और उल्टा सीधा करके चले आएंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, औसत का निकालना है फॉर्मूला। तो औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, सूत्र हमने निकाला है अभी यहाँ पर। औसत आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। सूत्र हमने क्या बताया, n+1/2। अब देखिए n यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी बात करें, यहाँ पर आपकी 50 की हम बात करें, प्रथम 50। ठीक है, तो n का मान कितना मान लेते हैं, प्रथम 50 की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 50 + 1 बटे कितना हो यहाँ पर आपका 2, 50 से कितना हो गया आपका 51/2। इसका हम निकालते हैं औसत, तो भाग कर लेते हैं, 2 दूना हो गया 4, यहाँ पर आपका 1 बचा, 2 पंची 10 हो गया, यहाँ पर आपका 1 बचा, 2 पंची 10, तो कितना आपका आएगा 25.5। मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या आएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, और ये आपका क्या आएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, हमेशा आप जो ध्यान रखें यहाँ पर योग का फॉर्मूला याद रखें। उसके बाद अगर हमें निकालना है किसका फॉर्मूला, औसत का, तो हम जो है n से भाग कर देंगे, और जब n से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका n से n कट जाएगा, कितना बचेगा आपका n+1/2। तो कभी कभी आपको जो है सीधे डायरेक्टली आपको जो है इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे देता है, तो इसको आप जो है प्रयास कर लें और इस तरह के और भी क्वेश्चन करने का प्रयास करें, जिससे कि जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो आप जो है उसको आसानी से टैकल कर लें। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। टाइप 1 आपका चल रहा है, और टाइप 1 में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे संख्याओं से, उन सभी को हम करने का प्रयास करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका दूसरा आपका जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको दिया गया है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। देखिए जब भी आपसे प्रथम कहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्टार्टिंग आपसे कहाँ होगी, 1 से होगी। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आपका प्रथम का नाम आता है तो वहाँ पर आप जो है स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही करेंगे। ठीक है, जो भी उसके अंतर्गत आपकी संख्याएं आएंगी, मतलब ये हुआ कि प्रथम की हम बात करें ना इसमें, तो जहाँ संख्या की फंडामेंटल काउंटिंग स्टार्ट होती है,
तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि 1, 3, 5, 7 मतलब जो आपकी विषम नंबर्स होती हैं जिनको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5, 7 डाटा कहाँ तक n। तो प्रथम n की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर n मतलब क्या? उनकी संख्या है। हो सकता है वो संख्या में 7 हो सकता है वो संख्या में 11 हो, तो उनकी हम काउंटिंग कर लेंगे। और अगर आपको संख्या नहीं दी गई तो वहाँ पर जो है हम एक आपका फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, उससे हम निकालने का प्रयास कर लेते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे विधिवत। मतलब n हम कैसे निकालेंगे कि अगर हमसे कहते हैं कि 1 से 100 तक जो है जितनी भी विषम संख्याएं उसका योगफल ज्ञात करो, तो हमें ये नहीं पता कितनी आपकी विषम संख्याएं पड़ेंगी, तो उस n को निकालने के लिए जो हम समांतर श्रेणी का प्रयोग कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो हम n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। उसकी चर्चा खैर मैं बाद में करूँगा, पहले हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो अगर आपसे कहता कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, तो वहाँ पर सूत्र क्या होता है आपका? हमेशा n स्क्वायर होता है। n क्या है? संख्याओं की संख्या है, मतलब कितनी संख्याएं विषम वहाँ पर हैं। जैसे अगर हम देखिए 1 से कहाँ तक ले रहे हैं यहाँ पर n तक। अब n का मान होता है 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? हमेशा आपका n स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर? ये क्या है? ये संख्याओं का योग है। मैंने बताया कि मैं एक तरफ किसकी बात कर रहा हूँ, एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? योग की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर दूसरी ओर किसकी हम बात कर रहे हैं? औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों फॉर्मूले न पढ़ें, केवल आप एक फॉर्मूला यहाँ से याद कर लें, योग का याद कर लें, तो आप औसत का आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारा योग का फॉर्मूला आपका यहाँ पर दिया गया है और हमें निकालना क्या, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किसका? औसत का, तो हमें यहाँ पर औसत का फॉर्मूला चाहिए। तो हमने बताया कि अगर हमें औसत का फॉर्मूला निकालना है तो हम करते क्या है कि योग बटे क्या होता है? संख्या होता है। क्या होता है? योग बटे संख्या। वही फॉर्मूला आपको लगाना है हमेशा। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या फिर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कर सकते हैं। योग कितना आपको दिया गया? योग हमको यहाँ से मालूम है संख्याओं का योग, इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है केवल योग का फॉर्मूला पढ़ लें और आप जो है औसत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका n स्क्वायर दिया गया है और संख्याएं कितनी है? संख्याएं तो आपकी n ही है, मतलब प्रथम n की बात कर रहा है। प्रथम 50 हो, प्रथम 100 हो, तो जितना यहाँ पे लिखा होगा n का मान उसी संख्या से हमको भाग कर देना है। तो यहाँ पर किससे भाग करेंगे? n से। तो n से आपका यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर आपकी 2 घात है, 1 घात आपकी कट जाएगी, कितना बचा आपका? यहाँ पर केवल n बचा। तो अगर आपसे कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कितना होगा आपका? यहाँ पर हमेशा n होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि योग में क्या होता है आपका? n स्क्वायर होता है विषम में, और औसत में कितना होता है? केवल आपका n होता है। अब हम इसको जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 था 13। अब देखिए ये क्या है? ये प्रथम विषम संख्याएं तो हैं। अब इनकी संख्या आपको यहाँ पर पता है, इनको हम जो है आसानी से काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर हम काउंट नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर जो है हम समांतर श्रेणी के प्रयोग की मदद से जो है वहाँ पर n का मान निकाल लेते हैं। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें n का मान कितना आपको दिया गया है? 7, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी संख्या है? 7, मतलब यह कि n क्या कितना गया? यहाँ पर आपका 7 आ गया। हमें निकालना क्या है? इसमें योग निकालना है, और योग का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है यहाँ पर आपका? n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? योग। और योग इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है आपका? n स्क्वायर। तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। n कितना यहाँ पर आपका? 7 है, 7 का स्क्वायर तो कितना आपका आएगा? 7 7 49। मतलब ये होगा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 तथा 13 का जो आपका योग कितना आपका आएगा? यहाँ पर आपका 49 आएगा। सीधा हमने यहाँ पर क्या किया कि देखा हमने कितने यहाँ पर n है, मतलब संख्याओं की कितनी यहाँ पर संख्या है, उसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर आपका सूत्र मालूम है। अब अगर इसी सवाल को आपसे ये कह दे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का आप औसत निकालिए, तो आप योग और औसत में अंतर मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको योग का फॉर्मूला मालूम है तो आप जो है औसत का फॉर्मूला उसी n से भाग करके, भाई यहाँ पे n स्क्वायर है, आप इसको n से भाग कर दो, कितने मिलेगा? यहाँ पर आपका n ही तो मिलेगा। तो हम आसानी से जो है औसत जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो संख्या आपकी उतनी ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो n का मान आपका यहाँ पर 7 ही है। और हमें निकालना क्या है? इसमें दिया गया है कि औसत निकालिए यहाँ पर आपका। और हमने बताया कि जो आपकी प्रथम जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं उनका जो आपका औसत होता है वो क्या होता है? n ही होता है। तो इसका कितना उत्तर आ जाएगा? यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि
योग और औसत के फॉर्मूले का प्रयोग करके हम आसानी से जो है योग और औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर औसत का फॉर्मूला याद ना करें, केवल आप जो है योग का फॉर्मूला याद कर लें और उसको जो है आप n से भाग करके जो है निकालते रहें। तो इस प्रकार से जो है हम दिए गए संख्याओं या दी गई संख्याओं का आसानी से औसत हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ा दिक्कत आती है कि अगर हमें ये कह दें कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का निकालिए औसत, तब वहाँ पर हमें n का मान निकालना पड़ता है और उसको हम निकालते हैं किससे, समांतर श्रेणी की सहायता से आसानी से निकाल लेते हैं। उसको मैं जो है इसके आगे वाले पार्ट में बताने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पर टाइप 1 में आपका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपका बिंदु इसमें दिया गया है कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। इसके पहले मैंने क्या बताया था, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, और यहाँ हम किसकी बात करेंगे, सम संख्याओं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोल देते हैं। तो अगर आपको इन संख्याओं का योग निकालना होता है प्रथम से लेकर के, तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपका n+1। n यहाँ पे क्या है, संख्याओं की कितनी संख्या है, मतलब ये हुआ कि 100 संख्याएं हैं कि 50 संख्याएं हैं कि 10 संख्याएं हैं कि 20 संख्याएं हैं, वो संख्याओं की क्या होती है, संख्या होती है। तो डायरेक्टली हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करके जो है संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है योग मतलब ये हुआ कि संख्याओं के योग और औसत को मैं जो है यहाँ पर क्लासीफाई करके पढ़ा रहा हूँ कि आप योग का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप औसत का फॉर्मूला जो है n से भाग करके, मतलब संख्याओं की संख्या से। क्यों, क्योंकि औसत के फॉर्मूले में क्या होता है, योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। मतलब जो हमें योग पता है उसको हम दी गई संख्याओं से भाग करेंगे तो हमें जो है आसानी से औसत मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या होता है, सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। अब हमें योग पता है कितना होता है, n+1 क्या होता है, n+1 होता है बटे संख्या। संख्याएं तो आपकी n ही, मतलब यह कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याएं यहाँ पर है तो होंगी तो n ही। तो हम क्या करेंगे, n से n क्या करेंगे, काट देंगे। कितना मिला आपका यहाँ पर n+1, मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली जो है n+1 को रख करके जो है हम सम संख्याओं की जो है औसत की गणना हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको हम थोड़ा प्रयास कर लेते हैं करने का। क्वेश्चन आपको दिया गया कि 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 का योग ज्ञात करो। ये आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी सम संख्याएं हैं। हालांकि इसमें अगर आपको n का मान नहीं पता होता है, मान लीजिए आपसे कहता है कि जो है 1 से 100 के बीच में या 1 से 150 के बीच में या 1 से 200 के बीच में इतनी भी आपकी सम संख्याएं आती हैं, उनका औसत निकालिए या उनका योग निकालिए। तो वहाँ पे हम थोड़ा जो है n का मान निकालने का प्रयास कर लेते हैं कि इसमें कितनी आपकी संख्याएँ होंगी, क्योंकि जब तक हम संख्याओं की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उसको जो है औसत निकालें, कैसे उसका जो है हम यहाँ पर योग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें n का मान हर हाल में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे संख्याएं क्या दी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पर आपकी सम संख्याएं हैं। और मैंने अभी बताया कि अगर आपका सम संख्याओं का योग निकालना होता है, ये हम योग की बात कर रहे हैं, औसत आपका इस तरफ है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। तो अगर हमारा यहाँ पर देखिए n कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n आपका यहाँ पर 6 है। अब देखिए हमने बताया कि जो योग का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का, तो यहाँ पर क्या प्रथम 6 संख्या होंगी प्राकृत की, क्योंकि n का मान क्या है यहाँ पर आपका 6 आया। तो अगर हमें निकालना हो यहाँ पर योग निकालना हो तो हम कैसे निकाल देंगे, यहाँ पर आपका सूत्र हमने बताया क्या होता है, n+1 क्या होता है, n+1। n का मान आपका 6 है, सब जगह रखेंगे आप 6 यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6 1 7, 6 7 कितना हो गया यहाँ पर आपका 42। मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग क्या है, यहाँ पर आपका आएगा 42 आएगा। लेकिन अगर हम इसी के औसत की बात कर लें, यहाँ पर आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का औसत निकालिए। तो अगर हमें योग का फॉर्मूला यहाँ से पता है तो हम औसत का फॉर्मूला n से भाग करके आसानी से निकालेंगे। जैसे मान लो आपको यहाँ से पता है n+1, तो हम इसको जो है n से भाग कर देंगे, n से आपका n कट जाएगा तो आपका जो है फॉर्मूला क्या बचेगा, n+1। यहाँ पर भी अगर हम देखें काउंटिंग करेंगे तो उतनी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, n का मान यहाँ पे कितना आपका आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमने अभी ज्ञात किया है कि अगर प्रथम n प्राकृत संख्याएं हो तो क्या मिलता है, सूत्र क्या मिल जाएगा औसत का, ये होता है आपका n+1, और n आपका यहाँ पर 6 है प्लस 1 कितना आपका आएगा यहाँ पर आपका 7। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन संख्याओं को जोड़ करके 6 से भाग करेंगे तो हमारा औसत क्या मिलेगा, आपका 7 ही मिलेगा। चाहो तो आप इसका औसत निकालो उस तरह से, या फिर आप जो है फॉर्मूले का प्रयोग करके आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से
कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता है सीधे फार्मूले बेस पर, तो फिर आप जो है सीधे फार्मूले का प्रयोग करके अपना आप समय जो है आसानी से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो हम जो है इसी विधि का या इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके आसानी से जो है हल कर लेते हैं। अब हम आगे चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की बात लेते हैं। आपका टाइप आपका 1 ही चल रहा है, लेकिन आपका टाइप 1 का मतलब ये संख्याओं पर आपका डिपेंडेंट आपके जो सवाल आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये चौथा प्रकार है, मतलब ये हुआ कि टाइप 1 का आपका चौथे प्रकार का है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि क्रमागत संख्याओं का औसत। देखिए संख्याएं क्रमागत क्या होती हैं, मतलब यह कि अगर पहली संख्या आपकी है और दूसरी संख्या है तो जो अंतर आपका पहली और दूसरी में है वही अंतर आपका दूसरी और तीसरी में हो, वही आपका अंतर तीसरी और चौथी में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। मतलब जो डिफरेंस आपका हो फिर सब में आपका बराबर होना चाहिए, चाहे आपका घटे हो चाहे आपका बढ़े, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोल देते हैं। जैसे आपका 3 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद आपका 7 आ जाए, 7 के बाद आपका 11 आ जाए, तो इनमें सब में क्या है कि आपका जो डिफरेंस है, मतलब जो अंतर वो क्या है, सब में आपका 2-2 का है। तो ये संख्याएं कैसी आपकी क्रमागत है। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखा हो तो ये भी क्या आपकी क्रमागत है। मतलब जितना आपका अंतर पहली संख्या के और दूसरी संख्या के बीच में हो वही आपका दूसरी और तीसरी के बीच में हो, वही आपका तीसरी और चौथी के बीच में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। आप पहले भाषा को पकड़िए, भाषा के आधार पर ही आप जो है क्वेश्चन को जो है हल करने का प्रयास करें। तो अगर हमें क्रमागत संख्याएं दी गई हैं और हमें उनका निकालना क्या होता है, औसत निकालना होता है, तो हम सीधा करते क्या है कि जो संख्या आपकी प्रथम होगी और जो अंतिम होगी, अगर हमको अंतिम संख्या दी गई है तो प्रथम और अंतिम को जोड़ के हम आधा कर देंगे। तो सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब वो अंत वाली, और प्रथम मतलब जो सबसे पहले है, बटे 2, क्योंकि 2 संख्याएं आ रही तो 2 से हम भाग कर देंगे। औसत का नियम क्या होता है कि जितनी संख्याओं को हम जोड़ें, भाई यहाँ प्रथम संख्या है, यहाँ क्या अंतिम संख्या है, तो 2 ही तो हुई और उसी को हम 2 से भाग कर दे रहे हैं। तो ये हमारा जनरली आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम दिए गए क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं पहले कि ये क्रमागत में है या नहीं है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया कि 1, 2, 3, उसके बाद 46, 47, 48 था 49। अब हम देखते हैं कि जितना आपका अंतर 1 और 2 में 1 का अंतर है, उतना आपका 2 और 3 में अंतर है। मतलब ये हुआ कि सब में आपका 1-1 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखते हैं 46 के बाद 47, यहाँ भी आपका 1 का अंतर, यहाँ भी आपका 1 का अंतर, यहाँ भी आपका 1 का अंतर। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्याओं में जो आपका डिफरेंस दिया गया है रेस्पेक्ट में, वो आपका सब में क्या है, बराबर है, इसलिए इन्हें हम क्या बोल देंगे, क्रमागत संख्याएं बोल देंगे। ध्यान देना है कि जब भी आपका सवाल आए तो पहले आप जरूर चेक करें कि आपका ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है। क्या ये सम संख्याओं वाला है, क्या ये विषम संख्याओं वाला है, क्या ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं वाला है, क्या ये क्रमागत वाला है। जब आप क्वेश्चन की जड़ को समझ पाएंगे तभी आप जो है वहाँ पर उचित फार्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि ये संख्याएं कैसी आपकी हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। और अभी मैंने बताया कि क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर आपका क्रमागत क्या लिखेंगे, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, ये क्या हो जाता है यहाँ पर आपका प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो प्रथम संख्या आपकी यहाँ पर 1 है, चाहो तो आप यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर लो, प्रथम संख्या प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका अंतिम संख्या बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2, तो हम 2 से इसको भाग कर देंगे। प्रथम कितनी आपकी यहाँ पर 1 है, प्लस यहाँ पर अंतिम कितनी आपकी दी गई है यहाँ पर आपका 49, कितना दिया गया 40। अंतिम मतलब ये हुआ कि सबसे आखिरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अंत मतलब सबसे आखिरी की बात रहे हैं। प्रथम मतलब पहला, इसको हम जोड़ के 2 से भाग कर दे रहे हैं। तो 49 से कितना हो गया यहाँ पर आपका 50, 2 से भाग कर देते हैं तो 2 दूना 4, 2 पंची 10, कितना आपका आ गया 25। ये आपका जो है 25 आपका इसका औसत आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी इसी प्रकार का दिया गया है, तो इसको भी जो है हम हल करने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है कि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस टाइप वाला है, क्रमागत वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा 3, 7, 11। अब देखते हैं यहाँ पर जितना आपका अंतर 3 और 7 में है, कितने का अंतर है, 4 का है, उतना ही अंतर किसमें है, 4 और 11 में है। मतलब ये हुआ कि सभी में अंतर क्या है, समान है, मतलब ये क्रम से आ रही हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखें 35 और 39 में यहाँ पर कितना आपका अंतर है, 4।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं एक ऐसी वाली आपकी क्रमागत वाली हैं, तो इनको हम जो है अब निकालने का प्रयास करते हैं क्या, इनका औसत। तो औसत का फॉर्मूला अभी मैंने बताया यहाँ पर आपका, अगर संख्याएं आपकी क्रमागत हैं तो क्या होता है, प्रथम संख्या, प्रथम कितना आपका यहाँ पर आपका 3 दिया गया है, और अंतिम यहाँ पे क्या आपकी है 39 है, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ के हम यहाँ पर आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 9 3 12, मतलब 39 और 3 कितना 42/2, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 1 के 2, कितना आपका मिलेगा यहाँ पर आपका 21। तो कभी भी आपका अगर संख्याओं वाला आपका सवाल ऐसा आता है कि संख्याएं क्रम से लगी हुई हैं, मतलब सभी का जो सार्वधान्तर है सभी में आपका समान, सार्वधान्तर का मतलब ये होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में कितना आपका अंतर है, दूसरी और तीसरी में कितना अंतर है, तीसरी और चौथी में कितना अंतर है, मतलब लगातार आपका अंतर सब में क्या होना चाहिए, बराबर। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वधान्तर बोलते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस आपका सभी संख्याओं का बराबर है सभी संख्याओं के बीच में, तो वो संख्याएं सदैव क्या होती है, क्रमागत होती हैं। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर हम सीधे, अगर हमें निकालना होता है औसत, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारा मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण टर्म है समांतर श्रेणी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी बोल देते हैं। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट टाइप आता है तो वहाँ पर जो है हमें कभी कभी जो है संख्याओं की संख्या, मतलब जो n का मान होता है उसको निकालने के लिए हम जो है समांतर श्रेणी के सूत्रों का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए समांतर श्रेणी अगर हम देखें इसका जो शाब्दिक अर्थ है, अगर इसको हम थोड़ा तोड़ना चाहें तो समांतर, अगर हम इसको देखें तो समांतर अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होता है, समान अंतर। क्या होता है यहाँ पर आपका, समान अंतर। सम माने क्या होता है, बराबर होता है, समान अंतर, समान अंतर। तो ये 2 शब्दों से आपका बना हुआ है समांतर। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर जरा देखिए, समान अंतर मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपकी संख्याएं ऐसी लिखी हैं जिनमें सब में क्या है कि अंतर समान है, मतलब वो क्रमागत हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोल देते हैं। जैसे अगर आपका लिखा हो 2 4 6 8 10 12, तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो 2 और 4 में कितने का अंतर आपका है, 2 का अंतर है। 4 और 6 में कितने का अंतर आपका, 2 का अंतर है। 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उनमें आपस में एक दूसरे में कितने का अंतर है, यहाँ पर आपका है 2-2 का अंतर है। और 2-2 का अंतर मतलब क्या हुआ कि सब में समान अंतर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिफरेंस होता है, मतलब इसको हम बोलते क्या है, हिंदी में बोलते हैं सार्वधान्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वधान्तर बोलते हैं। और इसको हम लिखते किससे हैं, डी से। किससे लिखते हैं, डी से। अगर इसकी हम देखें इंग्लिश तो क्या होती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉमन, मतलब सब में कॉमन है ही है, और डिफरेंस मतलब अंतर हो गया, तो कॉमन का मतलब सब में एक ही हो गया, और डिफरेंस मतलब अंतर हो गया, तो कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं इसको। जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। और इसको हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी श्रेणी को ऐसा मान लें कि आपका मान लेते हैं कि पहला पद हमें क्या मिल जाए, ए मिल जाए। अगर आप मान लें कि आपकी कोई ऐसी श्रेणी है, मतलब कोई ऐसी आंकड़ों की जो है श्रेणी है जिसमें अगर पहला पद हम मान लें ए क्या यहाँ पर आपका है, प्रथम पद है। ए यहाँ पे क्या है, प्रथम पद। अगर हम मान लें ए को, तो इसके बाद जो हमें मिलेगा पद वो डी जोड़ करके, मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे हमने जोड़ा डी, फिर यहाँ पे हो गया आपका डी, फिर यहाँ पर आपका डी, फिर यहाँ पर आपका डी। तो अगर हमारा ए है तो दूसरा वाला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस डी, मतलब जो सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो हम पहले वाले, भाई ये आपका पहला पद है, अब अगर हम पहले पद में डी मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो जोड़ दे, कितना मिलेगा आपका, ये आपका हो गया दूसरा पद। अब तीसरा जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका, ए प्लस 2d। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डी था भाई 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पर आपका 4, मतलब दुगना हो गया यहाँ पर आपका। और यहाँ कितना 2 2 4 2 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ए प्लस 3d, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 3d। मतलब ये हुआ कि पहला पद जो आपका था ए, दूसरा पद क्या होगा आपका ए प्लस डी, तीसरा क्या होगा आपका ए प्लस 2d, चौथा क्या होगा यहाँ पर आपका ए प्लस 3d। इसी प्रकार से आपका क्या होगा ए प्लस 4d। अब यहाँ आ जाओ डॉट डॉट डॉट, तो पहला पद तो आपका है ही है यहाँ पर, भाई पहला पद आपका इसमें भी है, पहला पद आपका इसमें भी है, पहला पद आपका इसमें भी है, पहला पद आपका इसमें भी है। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो मैंने बताया इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं।
इसे हम क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोल देंगे। क्या बोलेंगे, दूसरा पद बोल देंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, तीसरा पद बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तीसरा पद बोल देंगे। इसी प्रकार से इस तरह से आप चलते जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा आपका nवां पद, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका nवां पद। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला पद है इसमें क्या है, यहाँ पर आपका d का मान क्या है, 0 है, मतलब है ही नहीं। यहाँ पे दूसरे पद में क्या है, 1 d है। तीसरे पद में क्या है, 2 d है। मतलब ये हुआ कि जितने पद हैं उससे क्या है यहाँ पर आपका d 1 कम है। भाई यहाँ पे 1 2 3 पद हो गए, लेकिन यहाँ पे d कितना आपका 1 कम है। तो a तो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें nवें पद की, तो n-1 अगर हम n पद मान लें तो उससे क्या है, d जो है क्या है, 1 कम है। किससे, n से 1 कम है। भाई पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये पद है तीसरा, लेकिन यहाँ पे d कितना आपका 2 है। मतलब तीसरे पद से भाई पद हो गए 3, और 3 में से कितना कम, 1 ही तो कम, तभी तो आपका 2 आएगा, 2d। तो क्या हुआ, n-1d। क्या मिलेगा आपका, n-1d। ये आपका बनेगा कौन सा पद, nवां पद। मतलब अगर हम कोई समांतर श्रेणी लिखते हैं तो उसका जो आपका nवां पद होगा उसका सूत्र क्या बनेगा आपका, a + n-1 इंटू डी। इसे हम क्या बोलते हैं, nवां पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, nवां पद। तो अगर हमें लिखना हो कि समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या लिखना हो, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद, तो क्या हो जाएगा, इसको मिलते हैं tn। क्या बोलते हैं, tn मतलब nth टर्म बोलते हैं। फार क्या हो गया n, और t फार क्या हो गया, टर्म, मतलब nth टर्म हो गया, मतलब nवां पद। तो क्या होता है सूत्र, tn बराबर a + n-1 इंटू डी। जहाँ पर d क्या है, d आपका सार्वधातर है, a क्या है यहाँ पर आपका प्रथम पद है, और n क्या है, पदों की संख्या है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो tn क्या है, tn आपका है nवां पद है, मतलब nth टर्म है। क्या बोलेंगे इसको हम, nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म। और यहाँ पर आपका जो n है ये क्या है, पदों की संख्या है। क्या है यहाँ पर आपका है, पदों की संख्या। और जो यहाँ पर आपका d दिया गया है, तो d मैंने बताया अभी, d यहाँ पे क्या है, सार्वधातर है। सार्वधातर का मतलब ये हुआ कि जो सब में आपका अंतर समान आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वधातर बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई श्रेणी जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक पद में क्या होता है, अंतर आपका क्या होता है, समान होता है। देखिए यहाँ पर अगर देखिए तो इससे हम क्या बोलेंगे, t1 बोलेंगे। टी फॉर क्या होता है, टर्म होता है। इसको आप जरा समझिए, टी फॉर क्या होता है, टर्म, उसी से आपका टी लिया गया, ठीक है। टर्म माने क्या होता है, पद होता है। क्या होता है, पद। तो टी1 मतलब पहला पद, टी2 मतलब क्या होगा, दूसरा पद, टी3 क्या हो गया यहाँ पर आपका तीसरा पद, टी4 क्या हो गया यहाँ पर आपका चौथा पद, टी5 क्या है। इसी प्रकार से आप जो है करते जाएंगे। तो अगर हमें निकालना हो कि क्या अंतर है तो क्या करेंगे हम, टी2 - टी1 मतलब दूसरे पद से पहला पद। अगर हमें यहाँ निकालना तो क्या, टी3 - टी2, यहाँ पर क्या होगा टी4 - टी3, यहाँ पे टी5 - टी4, और सब में क्या रहा, बराबर आ रहा। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, टी2 - टी1 बराबर क्या जाएगा, टी3 - टी2 आएगा, बराबर क्या आएगा, टी4 - टी3। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पद का जो आपका डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, आपको बराबर मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोल देते हैं। अब अगर सार्वधातर आपका सब में डी है तो पहला पद अगर हम ए मान लेते हैं तो ये श्रेणी किसमें कहलाएगी, आपकी समांतर है। मतलब जो आपकी पूरी श्रेणी बनी है इसे हम क्या बोल देंगे, एक समांतर श्रेणी बोल देंगे। क्यों, यहाँ पर आपका पहला पद है और जो सार्वधातर सब में डी आपका चल रहा है। भाई पहले आपका डी होगा, फिर इसके बाद 2d, फिर 3d, फिर 4d। डिफरेंस आपका जैसे यहाँ 2 है, अब कितना 2 2 4 हो गया, फिर 2 6 2 8, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, आपका मल्टीपल होता रहेगा डी आपका। और जो आपका nवां पद होगा वो क्या होगा, आपका a + n-1 इंटू डी। ये कैसे आपका आया, ये तो पहला पद आपका सब में है ही है, और जो यहाँ पे डी है वो क्या है, पद से एक कम है। अगर हम दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर आपका एक ही डी है, तीसरे में कितना आपका यहाँ पर 2d, मतलब ये पद है तीसरा लेकिन एक कम आपका डी चल रहा है ना। यहाँ पर आपका पद कौन सा, आपका चौथा पद, लेकिन एक आपका यहाँ पर डी कम है, 3 है। यहाँ पर आपका 5वां पद है लेकिन एक क्या है यहाँ पर आपका कम है, तो मतलब n-1। अगर पद आपके 5 हैं तो वहाँ पर क्या होगा आपका 4d, ठीक है। इस तरह से जो है हम इसको जो है समझ सकते हैं समांतर श्रेणी को। इसमें इसका जो उपयोग होता है सवाल को करने में वो n का मान निकालने के लिए होता है। मतलब अगर आपसे कह दे कि 1 से 50 के बीच जो है कितनी विषम संख्याएं हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर आपसे कहता निकालिए औसत, तो पहले हम वहाँ पर n का मान निकालते हैं, उसके बाद ही जो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर समांतर श्रेणी जो आपकी दी गई यहाँ पर, इसके अगर हमें निकालना हो n पदों का योगफल निकालना हो, मतलब सम निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे इसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पहले चर्चा कर ली है कि ये आपकी जो श्रेणी किसमें आपकी समांतर में है, ये ए क्या यहाँ पर आपका है, इसको बोलते हैं पहला
पद या इसको हम बोलते क्या है, प्रथम पद बोल देते हैं। ये आपका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से चलेगा। अब देखिए जो भी आपका पद है, मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें इसे मान लो ये आपका दूसरा पद है तो यहाँ पर आपका 1 डी है, ये आपका तीसरा पद है तो यहाँ पर आपका 2 डी है, मतलब तीसरे पद में 2 डी, एक कम है ना यहाँ पर। तो अगर हम देखें एनवां पद क्या होता है आपका a + n - 1 × d होता है। ये अगर आपकी कोई समांतर श्रेणी दी गई है उसका क्या होता है आपका एनवां पद क्या होता है यहाँ पर आपका a + n - 1 × d। और यही क्या होता है आपका अंतिम पद भी होता है। मतलब ये हुआ कि इसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद ही बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम अंतिम पद बोल देते हैं, अंतिम पद। तो अगर हम देखें एल का फॉर्मूला अगर देखें तो एल भी क्या होता है, एल बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। तो एल का फॉर्मूला भी आपका यही मिलेगा, आपका अंतिम पद का एल बराबर a + n - 1 × d। एल क्या है आपका, एल फॉर क्या होता है, लास्ट क्या होता है आपको पता है, एल फॉर क्या होता है लास्ट, और टी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर टर्म। मतलब अगर लास्ट टर्म की बात करें अंतिम पद की तो वो भी क्या होता है आपका a + n - 1 × d होता है। अब अगर हमें निकालना हो, इसका योगफल निकालना हो, तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n पदों का योगफल। अगर हम किसकी बात कर लें, समांतर श्रेणी के, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n मतलब योगफल निकालना है, मतलब आपको टर्म देगा उसका हमें निकालना क्या है, सम निकालना है के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। इसको हम लिखते क्या है, Sn से। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ, S फॉर क्या होता है सम। अगर हम देखें इसको क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स बोलते हैं इसको। तो ये हो गया Sn बराबर क्या होता है n/2, ये होता है 2a + n - 1 × d। ये आपका फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे क्या है, जहाँ लिख लेंगे, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या। a आपको पता है, a क्या है यहाँ पर आपका है, a होता है प्रथम पद, मतलब श्रेणी का पहला पद होता है प्रथम पद। और d क्या होता है यहाँ पर आपका सार्वधातुक होता है, ठीक है, d क्या होता है यहाँ पर आपका सार्वधातुक होता है। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया n पदों का। अगर आपको इसमें अंतिम पद और प्रथम पद पता हो तो इसका फॉर्मूला एक और होता है, Sn बराबर क्या होता है a + l/2। क्या होता है, Sn बराबर a + l/2। a यहाँ पे क्या आपका है, प्रथम पद, a आपका यहाँ पर क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, प्लस l क्या यहाँ पर आपका है, अंतिम पद। इसके पहले मैं चर्चा कर ली है इसकी, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी में है तो मतलब क्रमागत की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे क्या होता है 2। इसके पहले जो मैं चर्चा की थी किसकी, क्रमागत अगर आपकी संख्याएं दी हों तो अगर हमें उसका निकालना हो योगफल तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। प्रथम संख्या मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इस प्रकार से जो है अगर आपका कोई सवाल ऐसा आता है समांतर श्रेणी से संबंधित तो आप जो है इसी प्रकार से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन से जो है समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर लेते हैं। यहाँ पर आपका तो क्वेश्चन दिया गया है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 बातें हमसे कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई है, 60 तक की, मतलब ये हुआ कि 60 तक की हम बात कर रहे हैं किसकी, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत की बात की गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो 60 तक की जो संख्याएं हैं कौन सी वाली, विषम प्राकृत, वो कितनी संख्या में है ये तो हमको पता होना चाहिए पहले। मतलब स्टार्टिंग से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हम गिनते ही रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो हम करते क्या, यहाँ पर आपका सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आपका आएगा अंक, क्या यहाँ पर आपका आएगा 1 आएगा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी 1 से होगी। उसके बाद क्या यहाँ पर आपका आएगा, विषम संख्या में क्या आएगा आपका 3 आएगा। अब 60 तक की बात रहा तो यहाँ पर 60 तक हम चलेंगे तो 60 तो आपका क्या यहाँ पर आपका सम है, तो हम 60 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर आपका 59, मतलब 59 यहाँ पर क्या आपका है विषम। विषम का मतलब जो 2 से ना कटे। तो ये हमारा ये बाउंड्री बन गई, मतलब 1 से आपका स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर आप 59 तक जाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने आपके पद आएंगे, हमें n का मान नहीं मालूम। हमें पहला पद पता है, अंतिम पद हमको पता है, लेकिन बीच में कितनी संख्या आएंगी अगर हम ये गिनने बैठेंगे तब तो बहुत हो गया, आपका समय लग जाएगा। तो हम करते क्या है कि इसी फॉर्मूले का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे हम, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले का
प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये हमारा जो आपका दिया गया ये कौन सा आपका अंतिम पद है, कौन सा आपका यहाँ पर आपका अंतिम पद है। और प्रथम पद क्या यहाँ पर आपका है, प्रथम पद हमको दिया गया है। अगर हम लिखना चाहें तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो ए कितना हमको दिया गया, 1 दिया गया। इतनी बात क्लियर। मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी श्रेणी होगी समांतर, हालांकि समांतर तो आपकी है ही है। अगर हम देखना चाहें तो 1 के बाद क्या रहा, 3, 3 के बाद क्या यहाँ पर आपका आएगा 5, 5 के बाद आपका आएगा 7। तो समांतर तो आपका है ही है, क्योंकि सभी में क्या समान अंतर आपका है। और दूसरी बात यह है कि हमें पता करना है इसमें n कितने हैं। तो हमने क्या किया, प्रथम पद लिख लिया। और अंतिम पद यहाँ पे कितना आपको दिया गया है, अंतिम पद हम देख लेते हैं। अंतिम पद हमको पता है कितना, 59। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल से लिखते हैं। ठीक है, और मैंने इसके पहले भी लिखवाया कि अंतिम पद का सूत्र क्या होता है यहाँ पर आपका। अगर हम ये देखें, अंतिम पद बराबर ये एल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें चाहिए यहाँ पर डी हमारा क्या है, डी होता है सार्वंतर। डी मतलब क्या होता है, सार्वंतर। तो इसको हम निकाल लेते हैं। सार्वंतर का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संख्या के बीच में कितने का अंतर है। तो 1 से 3, 3 से 5 ही तो विषम होंगी, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 से 3 घटाओ कितना, 2 ही तो मिलेगा आपका। तो ये आपका अंतर कितना आपका आ रहा है, 2 आ रहा है। और हर जगह आपका 2 ही रहेगा। तो डी का मान कितना हो गया यहाँ पर आपका 2। एल का मान कितना हमको पता है यहाँ पर आपका 59, मतलब अंतिम पद पता है। प्रथम पद कितना यहाँ पर आपका 1 है, प्लस n हमको निकालना है। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना यहाँ पर आपका है, 2 है। इतनी बात क्लियर। इसको जरा हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 59 बराबर यहाँ आपका मिला 1 प्लस गुणा कर लेते हैं तो 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2n, इसका गुणा करेंगे इससे, फिर इसका इससे, तो हो जाएगा माइनस का 2। अब हमें n का मान निकालना है। तो हम रखेंगे n को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 59 और इसको हम इधर ला रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा प्लस का आपका 2 बराबर कितना मिला आपका 2n, कितना मिला 2n। तो 59 और यहाँ पर आपका 2 61 में से कितना गया आपका 1, कितना मिलेगा आपका 60 बराबर कितना मिला आपका 2n। बराबर करो थोड़ा, 2n बराबर कितना जाएगा यहाँ पर आपका 60। तो n का मान कितना मिलेगा आपका 60 बटे हो जाएगा 2 यहाँ से, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 0 0। n का मान कितना आ गया यहाँ पर आपका 30। मतलब ये हुआ कि हमें संख्या मिल गई। मतलब कितनी इसमें संख्याएं हैं, कहाँ से, 1 से लेकर के कहाँ तक आपका 60 तक में। ठीक है, तो n का मान हमको मिल गया। अब हमें देखना कि ये संख्याएं कैसी है, आपकी विषम संख्याएं प्राकृतिक वाली हैं। और इसके पहले मैंने बताया था कि अगर आपकी प्रथम, अब देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग है ना, तो है तो प्रथम वाली ही। अब देखिए यहाँ पर आपको ये तो हमें संख्या मिली कितनी, n बराबर कितनी आपकी 30 है। तो 30 है तो इसका हमें योग तो पता होना चाहिए। अब हम निकालते हैं योग, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका योग निकालते हैं। तो हमें पता है कि योग क्या होता है। इसका मैंने बताया था कि अगर आपकी प्रथम विषम संख्या है तो उसका सूत्र क्या बताया था मैंने, अभी n स्क्वायर बताया था योग में। तो ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया यहाँ पर आपका 30 गुणे कितना 900। तो योग कितना आ गया यहाँ पर आपका 900 आ गया। तो योग आपका 900 आया और कितनी संख्या आपकी 30 है। तो औसत निकालना हमें, तो हम निकालेंगे औसत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका योग बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संख्या, योग बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका संख्या। और योग आपने निकाला यहाँ पर आपका 900 दिया गया है और बटे संख्या कितनी आपकी है, n मतलब 30 ही तो है। तो आप काटिए 30, तो 3 त्रिका 9, 3 0 0 कितना मिलेगा आपका 30। तो ये आपका जो है औसत कितना आया है 30। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें n का मान ना मालूम हो। मतलब कहे थे कि 1 से 100 के बीच में कितनी आपकी संख्याएं विषम हैं, कितनी आपकी सम है। तो वहाँ पर जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें n का मान नहीं पता होता, या तो हम फिर काउंटिंग करें के करके, तो काउंटिंग करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम करते क्या है कि इसी समांतर श्रेणी के फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं और वहाँ पर जब हम n का मान निकाल लेते हैं तो औसत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बताया है कि अगर आपकी n संख्याएँ आपकी प्राकृतिक विषम हैं तो उनका सूत्र हमेशा क्या होता है, n ही होता है। तो 30 आपका था तो आपका 30 ही उसका क्या मिलेगा, आपका औसत मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है हम ऐसे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे अगले हम जो है टाइप के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आपके साथी सहपाठी BTC BEd या टेट सुपर की तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक अधिक से अधिक शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।